अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। जो साहचर्य सिद्धांत है उसका अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर भी अनेक परीक्षाओं में सवाल आया है वो है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। चलिए इस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जनक कौन है या इसका प्रतिपादक कौन है। जनक या प्रतिपादक। तो इस सिद्धांत के जो जनक हैं, इस सिद्धांत के जो फाउंडर हैं, इस सिद्धांत को जो देने वाले इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है बी एफ स्किनर। कौन है दोस्तों? बी एफ स्किनर। जी हाँ, इस सिद्धांत को बी एफ स्किनर ने दिया है, जिनका पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। बरहस फ्रेडरिक स्किनर उनका पूरा नाम है। आप अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। उसमें आप मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। क्या थे भैया आप? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। क्लियर? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। आप मूल रूप से व्यवहारवादी थे, तो आपको मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। आपको क्या कहा जाता है? आपको मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये सभी व्यवहारवादी हैं। लेकिन जैसे अपन बात कर रहे थे पावलोव की, तो पावलोव मौलिक व्यवहारवादी नहीं है क्योंकि वो जीव विज्ञान से यहाँ पर आए थे। लेकिन अपन बात करते हैं थॉर्नडाइक की और अपन बात करते हैं स्किनर की, तो ये मौलिक व्यवहारवादी हैं। तो ये कौन है? मौलिक व्यवहारवादी है। मूल रूप से ये व्यवहारवादी है और मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये आपने दिया है, आपका नाम है बी एफ स्किनर। बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो कहाँ के रहने वाले थे? जो रहने वाले थे अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? जो अमेरिका के रहने वाले थे। और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आप मनोविज्ञान के क्या थे? प्रोफेसर थे। और आपको क्या कहते हैं? मौलिक व्यवहारवादी कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो ये सिद्धांत है इसके उपनाम क्या है? अगला जो सवाल अक्सर पूछ बनता है वो बनता है इसके सब नेम्स पर, उपनामों पर सवाल बनता है। तो उपनाम क्या है? उपनामों पे अपन बात करते हैं। तो इस सिद्धांत को अपन कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत को अपन कहते हैं चलता अनुबंधन सिद्धांत। चलता अनुबंधन सिद्धांत। इसको अपन कहते हैं क्रियाशील अनुबंधन सिद्धांत। क्रियाशील अनुबंधन सिद्धांत। इसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको हम कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इसको हम कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तो ये सारे इसके नाम हैं। इन नामों से भी इनको जाना जाता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, चलता अनुबंधन सिद्धांत, क्रियाशील अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इन नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं इसके अर्थ की। तो इसके अर्थ से पहले अपन ये बात करें
कि ये सिद्धांत जो है वो किस पर बेस्ड है, आधारित किस पर है ये सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत आधारित है प्रभाव के नियम पर। किस पर आधारित है भाई? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। और प्रभाव का नियम किसने दिया है? प्रभाव का नियम दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ एक बात रह गई थी, मैं उसको यहाँ पर वापस कर लेता हूं। ये सिद्धांत हमें मिला है 1938 में। कब मिला है? 1938 में। ठीक है ना, तो इससे पहले जो सिद्धांत आते हैं, 1904 में एक सिद्धांत आता है जो पावलोव ने दिया है, 1913 में सिद्धांत आता है जो हमें किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। 1915 में सिद्धांत आता है जो हमें दिया है किसने? जो हमें दिया है C.L. हल ने। जी हाँ, C.L. हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत, जो भी अपन पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा कम महत्व का है, ये ज्यादा है तो उसको मैंने पहले ले लिया है। और उसके बाद में सिद्धांत कौन सा आया है? ये वाला आया है 1900। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत से पहले 3-4 सिद्धांत स्थापित हो चुके थे। तो आपने उन सब सिद्धांतों को अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से अध्ययन किया, और उसके बाद जो आपको उनमें कमियां लगी उनको दूर करते हुए आपने अपनी बात को रखना चाहा। तो एक तो आपने कहा हल के लिए, स्किनर ने हल के लिए कहा कि अब तक के जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ये तो आपने किसके लिए कहा है? हल के लिए कहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका खुद का जो ये सिद्धांत है तो आपने पूरे अच्छे से स्टडी किया है थॉर्नडाइक को, और उसके बाद सबसे ज्यादा इंप्रेस जो आप हुए हैं, प्रभावित जो आप हुए हैं, वो किससे हुए हैं? वो हुए हैं प्रभाव के नियम से। किससे हुए हैं भाई? प्रभाव के नियम से। अब हमने इससे पहली वाली कक्षा में पढ़ा था कि प्रभाव का नियम एक्चुअल में होता क्या है। 3 नियम मुख्य बताए हैं उन्होंने, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। तो तीनों में से मैंने उस दिन जैसे आपको कहा उस क्लास में कि सबसे अहम जो नियम था, सबसे मुख्य जो नियम था वो प्रभाव का नियम ही था, इसलिए उससे ही प्रभावित हुए हैं स्किनर भी। तो स्किनर ने उसको बेस बनाया है, आधार बनाया है अपने सिद्धांत का। स्किनर का पूरा जो सिद्धांत है वो किस पर टिका हुआ है? वो प्रभाव के नियम पर टिका हुआ है। अब प्रभाव का नियम होता क्या है? तो ये अपन ने पढ़ा कि किसी भी क्रिया को करने के बाद यदि हमें जो फीडबैक मिलता है, जो हमें उसके प्रतिक्रिया मिलती है, अगर वो सकारात्मक मिलती है, उस क्रिया को करने के बाद हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है, अच्छा लगता है, तो हम उस क्रिया को पुनः दोहराना चाहेंगे, हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। ठीक है ना, लेकिन यदि किसी क्रिया को करने के बाद उसका फीडबैक, उसकी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक मिलती हैं, हमको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख मिलता है, अच्छा नहीं लगता है, डांट पड़ जाती है हमको, तो फिर हम उस क्रिया को पुनः नहीं दोहराना चाहेंगे। इस बात को आधार बनाते हुए आपने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षा का जो बंध है वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होना चाहिए। वो बंध जो है वो गहरा और गहरा होना चाहिए, घनिष्ठ और घनिष्ठ होना चाहिए। और घनिष्ठ के लिए हमको क्या याद रखना है? हमको प्रभाव का नियम याद रखना है। यहां मैं एक एग्जांपल की आपसे बात करूं कि मान लीजिए कोई बालक कक्षा 4 में पढ़ता है, कक्षा 5 में पढ़ता है, और उस बालक को आपने कोई पहाड़ा याद करने के लिए दिया, कोई जोड़ उसको करने के लिए दिया, तो मान लीजिए उस पहाड़े में या उस जोड़ में उससे कुछ गलतियां हो रही हैं। तो यदि आप स्किनर के सिद्धांत पर हो, अगर आप स्किनर को फॉलो करते हो, तो स्किनर कहता है कि भले ही उस बच्चे ने गलतियां कर रखी हो, त्रुटि हो उसके काम में, लेकिन आप उसकी उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए, अनदेखा करते हुए आपको क्या करना है? आपको जो उस बच्चे ने अच्छा काम किया है ना, अगर आप मान लीजिए उसने आपको 5 जोड़ दिखाए हैं, उसमें से 4 जोड़ गलत है लेकिन 1 जोड़ सही है, तो आप उस सही जोड़ को आधार बनाते हुए उस बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक दें, उसको शाबाशी दें, ना कि आप उन 4 जो उसने गलत कर दिए हैं उनको बेस बना करके आप उसको नेगेटिव फीड दें। क्योंकि अगर आपने उसको नेगेटिव फीड दे दिया ना, तो बच्चे के मन में ये बात घर कर जाएगी कि वो काम उससे नहीं हो सकता, वो उसको करने के लायक नहीं है। तो फिर वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे क्या है, स्कूल से, शिक्षा से कटना शुरू कर देता है। तो ये है आपका प्रभाव का नियम।
ठीक है। इसी प्रकार किसी बच्चे को आपने पहाड़ा याद करने के लिए दिया, मान लीजिए उसने 5 का पहाड़ा सुनाया है और 5 7 35 तक तो वो ठीक बोल गया, अगर 8 में वो गलती कर गया, अब आपने उसको फटकार दिया, डांट दिया, डंडा लगा दिया, तो फिर वो बच्चा जो है आगे से वो उस काम को करने के लिए तत्पर या तैयार नहीं होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी हद तक बच्चे को दंड नहीं दिया जाए, उसे मतलब उसकी प्रशंसा ही की जाए, उसको मतलब पॉजिटिव ही दिया जाए। तो पुनर्बलन की बात होती है तो ये कहा गया है स्किनर के माध्यम से कि बच्चे को जितना हो सके सकारात्मक पुनर्बलन ही दिया जाए, नकारात्मक से हमको बचना चाहिए। तो ये हमारा सिद्धांत जो है स्किनर का वो किस पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है प्रभाव का नियम। ये कहता है कि बच्चा कोई क्रिया करता है, उस क्रिया को करने के बाद जो बच्चा है उसको फीडबैक चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए कि क्या अच्छा है या बुरा है। अब यहां पर मान करके चल लीजिए आप, एक बात और मैं आपसे करूं कि दुनिया में जो भी कोई क्रिया की जाती है, दुनिया में कोई भी क्रिया की जाती है, वो क्रिया आप करें, वो क्रिया मैं करूं, कोई भी क्रिया करें, तो आप खुद ये सोचिए, ये मानव स्वभाव है कि जब कभी भी आपने कोई एक्शन किया, कोई एक्टिविटी की, तो आप ये चाहते हैं कि वो कैसी हुई। अब आपके कान क्या सुनना चाहते हैं, नेगेटिव सुनना चाहते हैं? नहीं ना। मान लीजिए किसी महिला ने चाय बनाई और चाय सर्व की अपने हस्बैंड को, और जैसे ही उन्होंने कहा कि जी कैसी बनी है, तो इसका मतलब वो क्या सुनना चाहती हैं? वो ये नहीं सुनना चाहती हैं कि बहुत बेकार बहुत खराब बनी है, वो ये सुनना चाहती हैं कि बहुत ही अच्छी चाय बनी है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव है, आदमी स्वभाव से ही सुख चाहता है, प्रशंसा चाहता है। क्या चाहता है? सुख चाहता है, प्रशंसा चाहता है, ये मानव स्वभाव है। आपने कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी है और उसके बाद में आपने अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं कैसा लग रहा हूं, ये कहते से ही दोस्तों को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाह रहा है। अगर उन्होंने आपकी तारीफ कर दी तो फिर आप फूले नहीं समाएंगे, और यदि उन्होंने कुछ आपको उल्टा कह दिया तो फिर आप जल भुन जाएंगे और इतना उनके लिए एक धारणा बना लेंगे कि वो आपको देख करके जलते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। तो आप ये सोचिए कि एक छोटा बालक जो कक्षा 1 2 3 4 में पढ़ रहा है, वो जब कोई क्रिया करता है और अपने अध्यापक को या अपने अध्यापिका को जब वो उस चीज को दिखाना चाहता है, तो अध्यापक अध्यापिका को ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो बालक इतने उत्साह के साथ में आपके सामने अपनी कॉपी लेकर के आया है, तो वो क्या चाहता है? वो 2 शब्द आपसे प्रशंसा के सुनना चाहता है, वो 2 शब्द आपसे तारीफ के सुनना चाहता है। अब आपने उसको चांटा लगा दिया, आपने उसको डांट दिया, तो प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। फिर वो बालक धीरे धीरे आपसे कटने लगता है, आपकी बात नहीं मानता है, आपको फिर वो होमवर्क दिखाने नहीं आता है, आपको क्लास वर्क दिखाने नहीं आता है। तो ये बात कही गई है इस सिद्धांत के माध्यम से कि चूंकि बच्चे का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है कि उसको सुखी अच्छा लगता है, वो हमेशा प्रशंसा सुनना चाहता है, तो उस सुख और प्रशंसा को आधार बना करके हमें क्या करना है, उस बच्चे को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। तो ये हमारा सिद्धांत आधार है, प्रभाव का नियम। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं सिद्धांत के अर्थ की। सिद्धांत का जो अर्थ है, क्रिया प्रसूत। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्रिया प्रसूत क्या होता है। क्रिया प्रसूत, इसको अपन ऑपरेंट बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया प्रसूत मतलब क्रिया को प्रस्तुत करना, क्रिया को क्या करना, प्रस्तुत करना। अब देखिए कि जब हम अपने एनवायरमेंट में होते हैं, किसमें होते हैं, वातावरण में होते हैं, तो हम दो तरह से वातावरण में होते हैं, एक एक्टिव मोड में होते हैं और एक पैसिव मोड में होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने वातावरण में सक्रिय होता है, वातावरण में व्यक्ति क्या होता है, सक्रिय होता है, तो जैसे ही व्यक्ति अपने एनवायरमेंट में एक्टिव होता है तो वो कुछ ऐच्छिक क्रियाएं करता है। क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाएं करता है। ठीक है ना। जब व्यक्ति
अपने वातावरण में सक्रिय होता है, तो वातावरण में सक्रिय होते से ही व्यक्ति कुछ ऐच्छिक क्रियाएं करता है। अपन यहाँ पर बात करें कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऐच्छिक होती है और एक कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। एक कैसी होती है, अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं तो क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, हमारा मन करे तो हम उनको करें और मन करे तो उसको ना करें। और अनैच्छिक कौन सी होती है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिस पर हमारी मर्जी या हमारा मन नहीं चलता है, हम चाहे और न चाहे वो क्रिया तो होनी ही होनी है। जैसे श्वास लेने की क्रिया है, आप मन करे चाहे ना करे भैया वो तो चलेगी चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐच्छिक क्रियाओं की, क्योंकि क्रिया प्रसूत में जो इच्छाएं हैं वो कौन सी हैं, ऐच्छिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है भाई, ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि जब व्यक्ति अपने वातावरण में सक्रिय होता है तो ऐच्छिक क्रियाएं करता है, और इन ऐच्छिक क्रियाओं को एक ऐसा उद्दीपक, ठीक है ना, कैसा उद्दीपक, जो उनको बल देता है, जो उनको बढ़ावा देता है, क्या देता है, बढ़ावा, ठीक है ना। जब व्यक्ति अपने वातावरण में सक्रिय होता है तो वो कुछ ऐच्छिक क्रियाएं करता है, उन ऐच्छिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई एक ऐसा पुनर्बलन, एक ऐसा उद्दीपक दिया जाता है जिससे वो ऐच्छिक क्रियाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसे अपन कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। तो जो अध्ययन किया था, जो स्टडी किया था स्किनर ने, वो किसकी की थी, स्किनर ने ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। इसका अध्ययन किया ऐच्छिक क्रियाओं का, कि ऐच्छिक क्रियाएं किस प्रकार से हेल्पफुल होती हैं सीखने में, और ऐच्छिक क्रियाओं को कम या ज्यादा किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपने वहां देखा कि पुनर्बलन के माध्यम से, किसके माध्यम से, पुनर्बलन के माध्यम से ऐच्छिक क्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है, ऐच्छिक क्रियाओं की गति को बढ़ाया जा सकता है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपके सिद्धांत का मेन बात थी कि क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं। हमारी कौन सी क्रिया, ऐच्छिक क्रियाएं। आगे हम इसको और स्पष्ट करते हैं। वो क्रियाएं, वो क्रियाएं जिन्हें व्यक्ति सीखते समय करता है, वो क्रियाएं जिन्हें व्यक्ति सीखते समय करता है, मतलब कि पहले व्यक्ति एनवायरनमेंट में आता है, वहां सक्रिय होता है, फिर उसके बाद में एक्टिविटी करता है, तो वो जो एक्टिविटी कर रहा है, जो उसके कंट्रोल में होती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्रियाएं जिन्हें व्यक्ति स्वेच्छा से सीखते समय करता है वो क्रिया प्रसूत कहलाती है, ऑपरेंट एक्टिविटीज कहलाती है। और अब पुनर्बलन के द्वारा उन क्रिया प्रसूत व्यवहारों की गति को बढ़ाया जाता है, उनकी वेग को बढ़ाया जाता है, उनके दोहराव को बढ़ाया जाता है, तो फिर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाती है। क्लियर। तो ये अपना क्या हो गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब देखते आगे अपन बात करते हैं सिद्धांत में, कि स्किनर ने अपने सिद्धांत की जो व्याख्या की है, जो उसका अर्थ समझाया है, वो दो प्रकार के व्यवहारों से समझाया है। कितने व्यवहारों से समझाया है भाई, दो प्रकार के। एक तो उसमें होता है प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक या अनुक्रियात्मक व्यवहार, अनुक्रियात्मक व्यवहार। और दूसरा आपने बताया है क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसको अपन कहते हैं रेस्पोंडेंट बिहेवियर, रेस्पोंडेंट बिहेवियर। और इसको अपन कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर। क्लियर। तो स्किनर ने अपना जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने पावलोव को भी पढ़ा है, उसने थॉर्नडाइक को भी पढ़ा है, उसने हल को भी पढ़ा है। उन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद फिर उसने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। तो अपनी थ्योरी में आपने कहा कि भाई व्यवहार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, और एक होता है
क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट जो व्यवहार होता है वो क्या होता है और क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है, इस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपने कहा कि एक व्यवहार तो वो होता है जिसका संबंध उद्दीपक से होता है। किससे होता है? उद्दीपक से होता है। मतलब कि अगर उद्दीपक है तो अनुक्रिया होगी, अगर उद्दीपक नहीं है तो अनुक्रिया नहीं होगी। मतलब जिस व्यवहार को करवाने के लिए किसी ज्ञात उद्दीपक की आवश्यकता होती है। अगर उद्दीपक आता है तो वो एक्टिविटी होती है, उद्दीपक नहीं आता है तो नहीं होती है। उस व्यवहार को अपन क्या कहते हैं? प्रतिक्रियात्मक या अनुक्रियात्मक व्यवहार, रेस्पोंडेंट बिहेवियर। मतलब रेस्पॉन्स करने के लिए क्या जरूरी है? स्टिमुलस का होना जरूरी है। इसलिए हम इसे एस टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस टाइप। एस फॉर स्टिमुलस टाइप। जिस व्यवहार के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? उद्दीपक का होना जरूरी है, उद्दीपक का होना आवश्यक है। क्लियर? कि वो व्यवहार जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति में होता है। उद्दीपक उपस्थित है तो व्यवहार हो रहा है, उद्दीपक नहीं है तो व्यवहार नहीं हो रहा है। वो कौन सा व्यवहार है? या अनुक्रियात्मक व्यवहार है, वो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। क्लियर? ये इसको अपन कहते हैं एस टाइप कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? एस टाइप व्यवहार कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे अपन बात करते हैं इसी को, कि इस व्यवहार में जो क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। ऊपर लिख देता हूं। इसमें क्रियाएं कैसी होती हैं? इसमें क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। इसमें कैसी क्रियाएं होती हैं? इसमें अनैच्छिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें वो क्रियाएं हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जो बिना हमारी इच्छा के भी संचालित होंगी। क्योंकि जैसे ही उद्दीपक आएगा, हमारी इच्छा हो और चाहे नहीं हो, वो क्रियाएं तो होनी ही होनी है। तो ये इसमें कैसी है? ठीक है ना? और इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो निर्गमित होती हैं। कैसी होती हैं वो क्रियाएं? इसमें निर्गमित क्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है? तो ये जो व्यवहार है, ये वो व्यवहार है जिसकी वकालत स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने की है। सॉरी, किसने की है? थॉर्नडाइक ने। क्योंकि यहां पर काम कौन करता है? उद्दीपक अनुक्रिया काम करती है, पर एस आर काम कर रहा है। क्लियर? तो यहां एस है तो ही आर है, एस नहीं है तो आर नहीं है। ये दूसरा व्यवहार जो स्किनर ने बताया है, जिसकी वकालत स्किनर करते हैं। स्किनर ने कहा कि क्रिया प्रसूत व्यवहार वो व्यवहार है जिसके लिए किसी ज्ञात उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उद्दीपक हो और चाहे नहीं हो, अनुक्रिया तो होगी ही होगी। तो वो व्यवहार जो बिना किसी ज्ञात उद्दीपक के संपन्न हो जाता है, जिसके लिए किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सा व्यवहार है? वो क्रिया प्रसूत व्यवहार है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन आर टाइप कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? आर टाइप। आर मतलब यहां पर क्या है? रेस्पॉन्स टाइप है। ये कैसा है? रेस्पॉन्स टाइप है। आपने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सीखने के लिए प्रयास करता है, तो रेस्पॉन्स करता है। क्या करता है? रेस्पॉन्स करता है। अब वो रेस्पॉन्स बना रहे, रेस्पॉन्स बना रहे, उसकी गति में और तीव्रता और तेजी आ जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि अपन क्या करें? हम उसको अब उद्दीपक देवें। हम उसको अब क्या देवें? उद्दीपक देवें। अब हम उसको पुनर्बलन देवें। ठीक है ना? तो यहां जो उद्दीपक दिया जा रहा है वो किस रूप में दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है पुनर्बलन के रूप में। किस रूप में दिया जा रहा है भाई? वो दिया जा रहा है पुनर्बलन के रूप में। बात समझ में आ गई? तो ये जो व्यवहार है, ये वो व्यवहार है जो बिना किसी ज्ञात उद्दीपक के होता है। इसके लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? एक्शन करता है, रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स जब पूरा हो जाता है तो उस रेस्पॉन्स को रिपीट करने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए हम उसे क्या देते हैं? उद्दीपक। और वो किस रूप में देते हैं? वो हम उसको देते हैं पुनर्बलन के रूप में। किस रूप में देते हैं? पुनर्बलन के रूप में देते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर जो क्रियाएं होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं। यहां पर क्रियाएं कैसी होती हैं? यहां पर क्रियाएं ऐच्छिक होती हैं। मतलब कि वो हमारे नियंत्रण में होती हैं। वो हमारे लिए, मतलब जैसे यहां पर तो कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। ये कैसी है? ऑप्शनल है, वो ऐच्छिक है। ठीक है?
और यहां पर जो क्रियाएं हैं वो उत्सर्जित होती हैं। यहां तो कैसी होती हैं, निर्गमित होती है, और यहां पर कैसी होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। बात समझ में आ गई। तो दो प्रकार के व्यवहारों की बात की है, एक एस टाइप है और एक आर टाइप है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त राजेश महिवाल। इससे पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, और हम काफी उसमें बात कर चुके थे। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे उसके सिद्धांत की व्याख्या पर कि स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार के व्यवहारों द्वारा की है। एक उसमें होता है अनुक्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जिसे अपन रेस्पॉन्स बिहेवियर भी कहते हैं, जिसके लिए उद्दीपक का होना जरूरी होता है। और दूसरी अपन ने वहां पर बात की थी ऑपरेंट बिहेवियर, जिसे कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसके लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए, अब अगर अपन आगे बात करते हैं, और वो बात यह है कि जो आपने प्रयोग किया वो किस पर किया और प्रयोग आपने किस प्रकार से किया। तो देखिए दोस्तों, आपने प्रयोग चूहे पर किया और आपने प्रयोग कबूतर पर किया, ठीक है। स्किनर के प्रयोग किस पर हुए हैं, चूहे पर हुए हैं, और वो प्रयोग हुए हैं कबूतर पर। तो यहां अपन बात करते हैं कि ये किस प्रकार से प्रयोग किया, थोड़ा हम इसको समझ लें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक बॉक्स बनाया, जिस प्रकार का बॉक्स बनाया था हमारे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के बॉक्स का नाम था उलझन बॉक्स, पजल बॉक्स, और इसका नाम रखा गया है स्किनर बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, स्किनर के प्रयोग में जो बॉक्स है उसका नाम है स्किनर बॉक्स। ये स्किनर बॉक्स नाम स्किनर ने खुद नहीं रखा, उसके शिष्यों ने इसका नाम क्या रखा है, स्किनर बॉक्स रखा है। इसमें भी यहाँ एक लीवर होता है, और लीवर की यहाँ एक कनेक्शन तार जोड़ करके यहाँ एक प्लेट या तश्तरी रखी जाती है। आप तश्तरी कह लें उसे, या आप उसे प्लेट कह लें। उस प्लेट में हमने कुछ खाने का सामान रखा है, हम जिसे कहते हैं खाद्य सामग्री। क्या कहेंगे उसे हम, खाद्य सामग्री, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक चूहा जो है वो आपने रख दिया है, और ये जो चूहा है ये कैसा है, भूखा चूहा है। कैसा चूहा है, भूखा चूहा है, ठीक है। अब जैसा हमने बात की कि कोई भी प्रयोग आप करना चाहें तो उसके लिए परिस्थितियों का आपके नियंत्रण में होना आवश्यक है। तो यहां पर हर तरह से अपन ने परिस्थिति को कि जब तक लीवर नहीं दबेगा तो तार नहीं हिलेगा, तार नहीं हिलेगा तो प्लेट नहीं हिलेगी, प्लेट नहीं हिलेगा तो खाना नीचे नहीं आएगा, और हमने चूहे को क्या रख दिया है, भूखा रख दिया है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हमने जो प्रयोग देखे उसमें जो चाहे कुत्ता हो और चाहे बिल्ली हो वो निष्क्रिय मोड पर थे, इनएक्टिव मोड पर थे, पैसिव मोड पर थे। यहां हम देख रहे हैं कि चूहा जो है यहां पर सक्रियता का प्रतीक है, वो एक्टिव मोड पर है। हम इस बात को भी जानते हैं कि जब हमें भूख लगती है हम कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हम कभी नहीं कहते कि बिल्ली कुत्ते दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब चूहे को किसी चीज की आवश्यकता होती है, जब चूहे को किसी चीज की नीड होती है तो वो बिना उद्दीपक की प्रतीक्षा करे हुए वो काम को करने के लिए क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि चूहा यहां पर क्या है, सक्रिय है, ठीक है ना। अब तक जो धारणा थी वो ये धारणा थी कि जब तक उद्दीपक नहीं होता है तो अनुक्रिया भी नहीं होती है। ये धारणा बनी हुई थी, चाहे वो पावलोव की बात करें और चाहे अपन बात करें हमारे इसकी थॉर्नडाइक की। लेकिन इस धारणा को बदल दिया, इस धारणा को रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। वो किसने कर दिया, स्किनर ने। स्किनर ने कहा कि रेस्पॉन्स के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है। स्किनर ने इस बात का विरोध किया था कि उद्दीपक होती है तो अनुक्रिया होती है। उसने कहा कि बहुत सारी अनुक्रिया ऐसी होती हैं जिनके लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता है। इसलिए आपने दो प्रकार के व्यवहार बताए, अनुक्रियात्मक बताए और क्रिया प्रसूत बताए। अनुक्रियात्मक में ऊपर वाला होता है और क्रिया प्रसूत में नीचे वाला होता है। क्योंकि आपका ज्यादा फोकस क्रिया प्रसूत पर था इसलिए आपने इसकी ज्यादा वकालत की है। तो हम इसको समझते हैं। तो आपने समझाया अपने प्रयोग के माध्यम से कि देखिए कि जो चूहा है जब उसको आवश्यकता होती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, सक्रिय मतलब वो प्रयास करता है।
क्या करता है वो प्रयास। इसको अपन ने क्या कहा है, अपन ने इसको सक्रिय अनुबंधन कहा है, अपन ने उसको क्रियाशील कहा है, या अपन ने उसको चलता बोला है। कि सबसे पहले जो व्यक्ति है वो रेस्पॉन्स करता है, क्रिया करता है, गति करता है। अब ये जो चूहा है ये यहां से चलता है, जब ये यहां पर चल रहा है भोजन की तलाश में, किसकी तलाश में, क्योंकि इसको आवश्यकता है भोजन की। तो जब ये यहां से चलता है तो इसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है, जब पैर लीवर पर पड़ जाता है तो लीवर दब जाता है, लीवर दब जाता है तो ये तार हिल जाता है, तार हिलता है तो वो प्लेट हिल जाती है, और जिससे खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं, खाने के जो पीसेस होते हैं वो नीचे पिंजरे में आकर के पड़ जाते हैं। अब देखिए आगे यहां से चूहा पूरा सर्किल पूरा कर रहा है, क्योंकि पूरा घूमना है, उसको तलाश कर रहा है। एक चक्र उसका पूरा हो गया, मतलब उसने क्रिया पूरी कर दी, रेस्पॉन्स कर दिया उसने। अब यदि हम ये चाहें कि ये क्रिया और आगे बढ़े और गति से बढ़े, तो फिर क्या होना चाहिए, जैसे अपन कहते हैं कि जब कभी भी कोई प्रक्रिया हो जाती है तो फिर आदमी को फीडबैक चाहिए, उसको प्रतिक्रियाएं भी चाहिए होती हैं। तो जैसे ही ये उसका सर्किल पूरा हुआ, अभी उसको भोजन नहीं मिला है, अभी उसको उद्दीपक नहीं मिला है, जब वो दोबारा से कोशिश मतलब दोबारा आगे बढ़ता है तो कुछ दूर चलने के बाद में ही उसके पैर में कुछ चुभ जाता है। जब चुभता है तो वो उसको देखता है, तो वो उसको अपनी नोज के पास लाता है तो उसमें खाने की सी स्मेल आती है, और जब वो उसको अपने मुंह में लेके जाता है तो वो खाना ही होता है। ठीक है ना। तो ये यहां पर जो इसको खाना मिला है, ठीक है, यहां उसको क्या मिला है, खाना। ये किसका काम कर रहा है, उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है। खाना उद्दीपक है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है पुनर्बलन का। किसका काम कर रहा है भाई, ये काम कर रहा है पुनर्बलन का। ठीक है ना। तो जैसे ही वो कुछ दूरी पर आगे बढ़ा और उसको खाने के एक दो पीसेस मिल गए, तो इससे उसको पुनर्बलन मिलता है, उसमें आत्मविश्वास आता है कि हाँ मुझे और खाना मिल सकता है। तो जो उसकी क्रिया थी उसकी गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वो और तेज गति से यहां से निकलता है, तो फिर और उसको खाने के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, फिर वो और खाने के पार्टिकल्स लेता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि वो उस खाने को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, तेज तेज चक्कर लगाता है। ठीक है ना। और बाद में क्या होता है कि वो ये देख लेता है कि इस कोने में जब मैं आता हूं तो मुझे खाना मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो इस लीवर को दबा करके खाना प्राप्त करना सीख जाता है। ये आपका था प्रयोग जो आपने किस पर किया था, चूहे पर। अब आप इसमें देखिए जो वो कहना चाहते थे कि जो उद्दीपक दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है, वो दिया गया है पुनर्बलन के रूप में। किसके रूप में, पुनर्बलन के रूप में। तो उद्दीपक क्रिया के साथ साथ नहीं दिया गया है, ठीक है ना। क्रिया के तुरंत बाद दिया गया है। कहां दिया गया है, क्रिया के तुरंत बाद। ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए अपन ये देखें कि चूहे ने एक चक्कर लगाया, उसको कोई भोजन नहीं मिला, दूसरा चक्कर लगाया, तो मुझे बताइए कि वो कितने चक्कर लगाता रहेगा। अगर 3, 4, 5 प्रयासों के बाद भी जब उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे प्रयासों में कमी होना शुरू हो जाती है। और हम क्या कहते हैं कि प्रभाव नकारात्मक नहीं होना चाहिए, तो चाहे जानबूझ करके ही सही, ठीक है ना, हमें उसको क्या दिलवानी है, सफलता दिलवानी है। इसलिए हम पहला जो उसका प्रयास है, हम ये कोशिश करते हैं उस प्रयास के बाद जब वो दूसरा प्रयास शुरू करे, तो दूसरे प्रयास के शुरू करते से ही उसे क्या मिल जानी चाहिए, उससे पहले प्रयास की फीडबैक मिल जानी चाहिए, ताकि दूसरे प्रयासों में उसको और मनोबल मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, और वो और तेज गति से काम करना शुरू कर दे। तो यही यहां पर हुआ है कि जो फीडबैक है साथ साथ नहीं दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया गया है, और ये बहुत बाद में भी नहीं दिया गया था, साथ साथ में दिया गया है। ये क्रिया के पूरी होने के तुरंत बाद दिया गया है, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये आपका यहां पर सिद्धांत था। क्लियर। अब देखिए अपन बात करते हैं क्रिया प्रसूत की और बात करते हैं अनुबंधन की। तो इसका मतलब क्या है, क्रिया प्रसूत ऐच्छिक क्रियाएं तब बनी रहती हैं लगातार, तब कंटिन्यूएशन में रहती हैं, तब आप उसको कोई पुनर्बलन देते रहते हैं, तो पुनर्बलन मिलता रहता है, तो वो चीजें लगातार बनी रहती हैं, जिसे हम कहते हैं चलता अनुबंधन। हम क्या कहते हैं, चलता अनुबंधन। अनुबंधन कब है, जब कोई काम चल रहा है, ठीक है ना। जैसे
भोजन मिलता जा रहा था तो वो क्रियाएं होती जा रही थी, लेकिन भोजन नहीं मिलता तो क्रिया क्या हो जाती, बंद हो जाती। इसको कहते हैं सक्रिय अनुबंधन, कि पहले व्यक्ति को सक्रिय होना होता है, उसकी सक्रियता को और तेज करने के लिए, उसकी सक्रियता की गति को बढ़ाने के लिए हमें उसको क्या देना होता है, पुनर्बलन देना होता है। और उसके लिए अपन उसको क्या देंगे, उद्दीपक देंगे। क्या देंगे भाई, उसको अपन उद्दीपक देंगे। तो ये आपका किस पर प्रयोग था, ये आपका चूहे के ऊपर प्रयोग था। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब बात करते हैं, एक प्रयोग जो आपने किया वो आपने किया कबूतर के ऊपर। किस पर किया भाई आपने प्रयोग, वो आपने कबूतर के ऊपर प्रयोग किया। किस प्रकार से किया वो भी अपन देख लेते हैं। ये पिंजरा जिसका नाम स्किनर बॉक्स था आपने रखा प्रयोगशाला में, और वहां भी वही स्थिति थी। इस पर आपने कुछ चेंज किया और इस पर आपने यहां पर क्या लगा दिया, इसमें एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। और यहां एक स्टैंड बना दिया बल्ब के पास में, और यहां पर आप इसमें क्या कर देते हैं, कबूतर को बिठा देते हैं। इसको बिठा देते हैं, कबूतर को बिठा देते हैं। और ये बल्ब जो है, इस बल्ब के पास में ही यहां पर आपने क्या लगा दी है, एक तस्तरी लगा दी है। क्या लगा दी है, तस्तरी, जिसे अपन प्लेट कहते हैं, प्लेट लगा दी है। उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ रखा हुआ है, मतलब कि कुछ खाने के दाने रखे हुए हैं, ठीक, अनाज के दाने रखे हुए हैं। अब अंधेरा कर दिया पूरे कमरे में, पूरे कमरे में क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम जिस कमरे में हैं अथवा आप जिस कमरे में हो, उस कमरे में अगर पूरा अंधेरा हो और अचानक से कहीं से कोई रोशनी आए, कोई लाइट आए, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ देखेंगे, जहां से वो रोशनी या वो लाइट आती है। तो वही ठीक यहां पर हुआ कि जैसे ही इस अंधेरे पिंजरे में ये रोशनी का बल्ब जलाया गया, तो रोशनी जहां से आई तो कबूतर ने अपनी गर्दन को घुमाया और गर्दन को घुमा करके इस बल्ब पे उसने चोंच मारने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने चोंच मारी, चोंच मारने के बाद उसे क्या मिला, भोजन मिला। क्या मिला उसे, भोजन मिला। तो ये जो भोजन मिला उसने किसका काम किया, उसने पुनर्बलन का काम किया। अब वो क्या करता है, फिर वो दोबारा से रोशनी जलाई, तो दोबारा उसने चोंच मारी, रोशनी जलाई, चोंच मारी। अब ये देखा गया कि धीरे धीरे उसकी चोंच मारने की क्रियाओं में कमी हो रही है। इसका मतलब क्या था कि अब ये जो स्टिमुलस है ये एक जैसा था, तो फिर क्या किया गया, इस रोशनी को बदला गया, इस रोशनी को क्या किया गया, चेंज किया गया। अब इसको और तेज रोशनी बनाई गई, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की रोशनी, 6 प्रकार के बल्ब जिसने अलग अलग प्रकार की रोशनी आ रही थी, कम, तेज, 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 इस पर आपने प्रयोग किए। और इस प्रकार आपने इस जो कबूतर था, ठीक है ना, इस कबूतर को चोंच मार करके खाना जो है वो प्राप्त करना सिखाया था। ऐसे ही कहते हैं कि स्किनर ने चिड़िया को पिंग पोंग का कोई खेल होता है वो भी आपने इस सिद्धांत के माध्यम से सिखाया था। तो दोनों जो कबूतर का प्रयोग है, ठीक है ना, ये अपने कबूतर है, और दूसरा जो प्रयोग है वो चूहे का है। दोनों में बात यही है कि पहले व्यक्ति रेस्पॉन्स करता है। यहां पर जैसे ही अपने रोशनी जलाई, अभी उसको पता नहीं है कि उसको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको तो चोंच मारनी है। जैसे उसने चोंच मारी बल्ब के वहां प्लेट रखी हुई थी, चोंच मारते समय प्लेट में से एक दाना उसकी चोंच में आ गया, तो उसको भोजन की प्राप्ति हुई, तो उसको अच्छा लगा, फिर उसने दोबारा से कुछ चोंच मारी, ठीक है। लेकिन चूंकि रोशनी एक जैसी थी तो थोड़ी उसमें कमी आई, फिर रोशनी को दोबारा से उसको चेंज किया गया, तो उसने आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 6 प्रकार की रोशनी पर कबूतर पर प्रयोग हुए। तो कभी सवाल आए तो याद रखेंगे कि 2 प्रकार के जानवरों पर प्रयोग किए हैं स्किनर ने, एक तो चूहे पर किया है, एक कबूतर पर किया है। कबूतर का जो प्रयोग है वो रोशनी की सहायता से किया गया था, बल्ब की सहायता से, और उसमें 6 प्रकार की रोशनी आपने काम में ली थी, ठीक है ना। तो ये आपके प्रयोग थे जिनसे और स्पष्ट हो जाता है कि हकीकत में है क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कि हम ये चाहते हैं कि कबूतर बार बार चोंच मार करके चीजों को प्राप्त करता रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है। मान लीजिए कबूतर चोंच मार रहा होता और उसको भोजन का दाना नहीं मिल रहा होता, तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद वो चोंच मारना क्या कर देता, बंद कर देता। तो यदि हम चाहते हैं कि बालक का सीखना लगातार बना रहे, बालक सीखने में और तीव्र गति से सीखे और ज्यादा आगे बढ़े, तो उसे समय समय पर हमें क्या देना चाहिए, हमें उसको पुनर्बलन देना चाहिए। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं इस सिद्धांत में कि यहां पर जो स्किनर है उसने इस धारणा को चेंज कर दिया
जिसका नाम एस आर था, अब उसने उसको क्या कर दिया, आर एस कर दिया। उसने उसको क्या कर दिया, आर एस कर दिया। यहां मैं दोस्तों आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये भी एस है और ये भी एस है। एस का मतलब उद्दीपक है, क्या है, उद्दीपक है, ठीक है। एस का मतलब क्या है, उद्दीपक है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है उद्दीपक अनुक्रिया। वो कौन सा है, उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। और स्किनर का जो सिद्धांत है वो है अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब उद्दीपक को पहले दिया जाता है, जब उद्दीपक को पहले दिया जाता है तो वो उद्दीपक का ही काम करता है, क्योंकि वो रेस्पॉन्स को उत्पन्न कर रहा है, रेस्पॉन्स को वो निकलवा रहा है। तो ये किसका काम करता है, उद्दीपक का। लेकिन जब इसको रेस्पॉन्स के बाद दिया जाता है तो है तो वो उद्दीपक ही, लेकिन अब उसका काम बदल गया है। उसका काम क्या हो गया है, बदल गया है। अब वो यहां पर है तो उद्दीपक ही, लेकिन वो उद्दीपक ना होकर के अब वो क्या बन गया है, अब वो पुनर्बलन हो गया है। अब वो क्या हो गया है, अब वो हो गया है पुनर्बलन। क्योंकि अब यहां पर, यहां तो हम इसको इसलिए दे रहे हैं ताकि क्रिया करवानी है, क्या करवानी है, क्रिया। और यहां हम उसको इसलिए दे रहे हैं कि हमें क्रिया नहीं करवानी है, हमें क्रिया की गति बढ़ानी है। हमें क्रिया की क्या बढ़ानी है, हमें क्रिया की गति बढ़ानी है, हमें क्रिया की बारंबारता बढ़ानी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 बार करता है तो हमें ये चाहते हैं कि वो उसको 10 बार करे, 20 बार करे, 50 बार करे। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम उस क्रिया के बाद उसे क्या दें, उद्दीपक। तो यहां अब उद्दीपक का क्या बदल गया है, रोल, उसकी भूमिका चेंज हो गई है। जैसे अपन अंग्रेजी में बात करते हैं कि अगर आप राम को वर्ब के पहले ला रहे हैं तो राम राम ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट है। लेकिन अगर राम वर्ब के बाद जा रहा है तो वो राम ही है, पर उसका काम क्या हो गया है, बदल गया है। अब वो क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो वही बात यह है कि जब उद्दीपक पहले आता है तो हम इसलिए ला रहे हैं ताकि अनुक्रिया हो, लेकिन जब अनुक्रिया हो जाती है और फिर उद्दीपक आ रहा है तो अब वो उद्दीपक उद्दीपक नहीं रहा है, अब उसका रूप बदल गया है। अब वो क्या बन गया है, अब वो बन गया है पुनर्बलन। क्योंकि अब हमने उसको इसलिए दिया है ताकि जो क्रिया हुई है ना उसको बल मिले, उसकी दोहराने की गति बढ़ जाए, उसकी आवृत्ति, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, इसलिए उसको अपन ने क्या दिया है, उद्दीपक दिया है। तो स्किनर के सिद्धांत में जो उद्दीपक है वो पहले नहीं दिया जाता है। स्किनर कहते हैं कि उद्दीपक बाद में दिया जाना चाहिए, लेकिन क्रिया के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए, फीडबैक के रूप में। किसके रूप में, वो पुनर्बलन के रूप में, ताकि जो क्रिया प्रसूत है, जो की जाने वाली क्रिया है, उसकी बारंबारता को, उसकी तीव्रता को बढ़ाया जा सके। बात समझ में आ गई? तो ये सिद्धांत था आपका किसका, स्किनर का, जिसका नाम क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे